नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आज जन्म दिवस पर देश भर से शुभकामनाएं मिल रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नितिन नवीन को जन्मदिन की बधाई दी है। संगठन के कुशल नेतृत्व और मजबूत रणनीति के लिए पहचाने जाने वाले नितिन नवीन के लिए उन्होंने उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने लिखा कि बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। और देहरादून के में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने क्यालू हिम तेंदुआ शुभंकर का अनावरण भी किया और स्वयं प्रतिभागियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 900 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि देश के 27 राज्यों और 2 देशों से खिलाड़ी और प्रतिभागी इसमें शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन, रोजगार और युवा उद्यमिता को नई गति देंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रतिभागियों में एक खासा उत्साह देखने को मिला। साथियों, ये नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है। और सुबह सुबह उमड़ा आप सभी का ये आत्मविश्वास, ऊर्जा, उत्साह इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का कूट कूट कर भरा हुआ है। पिछले वर्ष आप सबको याद होगा कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन जो आदि कैलाश क्षेत्र में हुई थी और उसका व्यापक पैमाने पर उसका असर इस वर्ष दिखाई दे रहा है। और लगभग 20 दिनों में जहां पूरे साल भर 1000-2000 लोग आया करते थे, इस वर्ष पहले 20 दिन की यात्रा में आदि कैलाश क्षेत्र में लगभग 20,000 के लगभग लोग अभी तक वहां पर। और लश्कर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास प्रधान ने पदाधिकारियों के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा की है। जून में हरिद्वार में होने वाले वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार को चेतावनी भी दी गई। इस मौके पर संगठन ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि किसानों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही अधिवेशन में आंदोलन की रूपरेखा तय करने की भी बात कही गई। लगा सकते हैं कि महिलाएं आज रोड पे आ चुकी हैं। ये गलत सरकार की गलत रणनीतियों के और उनकी नीतियों के ही कारण हमें आज ये सहयोग देना पड़ा किसानों के हक में, और हम इस सहयोग में साथ रहेंगे जब तक हरियाणा तक लेकर और यहाँ उत्तराखंड तक लेकर जो मजदूरों का वेतन बढ़ना था वो नहीं पाया है। हमारे उत्तराखंड के जो भागड़ धामी है, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हर चीज मैं यहाँ पर लागू करूंगा। मजदूरों का वेतन ही लागू नहीं हुआ, बल्कि बाकी सारी चीज हरिद्वार या उत्तराखंड से लागू होती है। धामी जी ने हर चीज को लागू किया, लेकिन मजदूरों का जो वेतन है उस पर उन्होंने आग नहीं रखी है। अगर मजदूरों का ये जो वेतन इन्होंने नहीं बढ़ाया तो लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। आप लगाइए कि हमारे जो संगठन का नाम है वो किसान और मजदूर दोनों को साथ लेकर चलने वाला है, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। इस तरीके से अभी आपने फोन पर देखा होगा, नोएडा में एक बड़े स्तर पर श्रमिकों का एक आंदोलन चला था और जो उनकी बेसिक सैलरी उन्होंने 20,000 की मांग करी है और अभी उनके 13,000 कुछ करे हैं। लेकिन हमारी ये मांग है कि 13,000 में आज की इस महंगाई में काम नहीं चल पाएगा। आज के समय में बच्चों को पालना, घर चलाना, बड़ी स्थिति खराब है। कहां से आकर मजदूर बेचारे काम करने के लिए तैयार है। इसी मांग को लेकर उत्तराखंड की आज हमने पूरी कमेटी बुला रखी है। हमारे भाई प्रदेश अध्यक्ष जो सोलर जी हैं और सभी जिलों के जिला अध्यक्ष हमारे साथ में चलकर आए। हमारी पूरी टीम इसी पर निर्णय लेगी कि आने वाले समय में अगले महीने जो शिविर होगा। तो बता दूं, जो 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में चला था उसमें हमारा संगठन रहा, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने पूरी भूमिका निभाई। उसी की बदौलत सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़े, बिल वापस लेने पड़े, लेकिन सरकार
अपने वादों से मुकर गई है। जो दिल्ली में बैठी गूंगी सरकार है अपने वादों से मुकर गई है। उसी को लेके आज हम उत्तराखंड की भूमि पे आए हैं। हम नमन करते हैं तपोभूमि को और यहाँ से हम रणनीति बनाएंगे। अभी हम जो है तुम्हारा जो है VIP घाट जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा अधिवेशन की डेट मिल जाएगी, आपको हम अवगत करा देंगे पत्रकार बंधुओं को। और मैं आपको बता दूं, इस उत्तराखंड की भूमि से ही पूरे देश में आंदोलन का आगाज करने किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जा रहा है। आप देखेंगे मजदूरों की आप बात कर रहे थे, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया जो उनका मानदेय वो नहीं मिल पा रहा है, जो सरकार जो उनकी मेहनताना वो नहीं दे रही है, उसको लेकर बड़ा आंदोलन नोएडा में हम लोगों ने किया। और आज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल जहां रुड़की मंगलौर हाईवे पर अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। आज की खबर पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA पूरी तरह एक्शन मोड में आया। HRDA की VC सोनिका मीणा के निर्देश पर न्यू एस रेजिडेंस के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 28 मई तक जवाब न देने पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना लेआउट पास कराए किसी भी अवैध प्लॉटिंग को बख्शा नहीं जाएगा। तो एक बार फिर से आज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है रुड़की में। और वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने शुक्रवार को देहरादून स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का औचक निरीक्षण किया। वहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान सभी चिकित्सक अपने ड्यूटी स्थल पर मौजूद मिले। मंत्री ने अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले पर्चा काउंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने OPD, दवा वितरण केंद्र, वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और अस्पताल परिसर की साफ सफाई व्यवस्था को भी परखा। उन्होंने अस्पताल पहुंचे मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान संचालित ECG OPD का भी निरीक्षण किया गया। मेरा उद्देश्य यही है कि डॉक्टर अपने धर्म का निर्वहन करते हुए मरीज के प्रति एक ऐसा भाव रखें जो जिस भावना से डॉक्टर के पास जाता है उस भावना को जब मरीज को दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ आधा मरीज तो डॉक्टर्स के व्यवहार से ठीक हो जाता है। तो ये अस्पताल में सफाई हो, अस्पताल में दवाइयाँ बाहर से न लिखी जाएं, यही मेरी कुछ प्राथमिकता है। और साथ ही साथ अस्पताल में सुविधाएं हो, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए मैं ध्यान दे रहा हूँ। और वहीं रुड़की के झबरेड़ी खुर्द गांव में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम उस समय हंगामे में बदल गया जब राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मंत्री हाथ में ईंट लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद भीम आर्मी से जुड़े गाने और नारेबाजी को लेकर शुरू हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने मंत्री पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि मंत्री ने माहौल खराब करने की साजिश बताई है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर जो बाबा साहब के नाम पर हर गांव में अनुसूचित जाति बस्तियों में लगाए जा रहे हैं। और गुरु रविदास मंदिर में ये कार्यक्रम था सुबह 11 बजे का। तब हमारा रथ वहां पर पहुंचा, प्रचार रथ। तो वहां पर कुछ लड़कों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, बदतमीजी की। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस वहां से उस जिनने गाड़ी दी है उनको मारपीट की है उसको पुलिस थाने ले आई। एक वीडियो मेरे पास पहुंचा। उस वीडियो में भाजपा के दर्जाधारी मंत्री देशराज कर्णवाल जी जो है मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कोई प्रोग्राम जो है झबरेड़ी खुर्द में था। वहाँ के लोगों ने सवाल किए कि सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया हमारे गांव में जिससे हम इस सभा का जो है हिस्सा बने। तो माननीय मंत्री जी ने सवालों का जवाब देने की बजाय जो है लोगों के साथ में वहाँ बहुत गंदा व्यवहार किया, गाली गलौज की। अगर उसका विरोध किया तो उनके जो 7 लोग वहाँ पर गए थे उन्होंने हमारे साथियों के साथ में और माननीय मंत्री जी के द्वारा गाँव वासियों के साथ में मारपीट की गई। ये सरासर गलत है। और इतना ही नहीं, इस भाई के कंधे पे जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा काटा भी गया।
और देहरादून में ऑनलाइन दवा घोटाले और फर्जी दवा कंपनियों से जुड़े मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नकली और संदिग्ध दवाओं की सप्लाई और अवैध कारोबार में संलिप्त था। कार्रवाई एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें तकनीकी इनपुट और जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई गई। एसटीएफ की टीम अब पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में भी जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अवैध कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दवाओं के जो कारोबार है इस पर अंकुश लगाया जाए और इसके लिए एसटीएफ को स्पेशल टास्क भी दिया गया था। इसके लिए 2 माह पूर्व एक डेडिकेटेड टीम का गठन किया गया और फेक पिल नाम के ऑपरेशन में देखा गया कि विभिन्न प्रांतों से कुरियर के माध्यम से दवाओं को भेजा जा रहा था और खासकर बड़ी बल्क मात्रा में, जिसमें एसटीएफ ने भी डकैती के रूप में ऐसी दवाओं को मंगाया। साथ ही साथ जो दवाएं बिक रही थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उन कंपनियों से संपर्क किया गया और उसकी जांच करवाई गई और जांच में पाया गया कि जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं हैं सभी वो फेल हो गई टेस्ट में। साथ ही साथ इस तरह की एनडीपीएस से रिलेटेड भी दवाएं भी जो है बल्क ऑर्डर में मंगाई गई और सभी चीजों को देखते हुए यहाँ साइबर थाने में एक मुकदमा और नकली दवाओं के विरुद्ध बनाने के मैन्युफैक्चरिंग लिखाया गया। अभी तक जो इनपुट्स मिले हैं इसमें 5 प्रांतों में इस तरह का नेटवर्क पाया गया। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी अभियुक्त ने बताया पूछताछ में कि जो उसके द्वारा कोटद्वार और भगवानपुर में भी ऐसी दवाओं का निर्माण किया गया, जिसमें हमारी टीम आगे की कार्रवाई इसमें विधि सम्मत कर रही है। और वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी जिलों में हीट स्ट्रोक से तनाव और उपचार के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने प्रत्येक अस्पताल में विशेष हीट स्ट्रोक रूम बनाने के निर्देश दिए हैं, जहां आइस पैक, ओआरएस, आईवी फ्लूइड और जरूरी दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। साथ ही लोगों से तेज धूप से बचने और अधिक पानी पीने की अपील भी की है। जैसा आपने देखा होगा कि गर्मी अचानक ही बढ़ी हुई है और आगे भी संभावना है कि गर्मी बढ़ेगी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा हीट स्ट्रोक रूम हम लोग ने हर चिकित्सा इकाई में बनाने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही जैसे कि आइस है या आईवी फ्लूइड्स हैं कोल्ड, और दूसरी दवाइयाँ हैं, और दूसरा जो है ये ओआरएस सॉल्यूशन है और वेंटिलेटेड रूम है, तो ये सारे पर्याप्त मात्रा में रहे उनके वहाँ, तो ऐसे हमारे एक तरह से एडवाइजरी जा चुकी है। और वही राजधानी देहरादून में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंचने के साथ ही शहर में लू जैसी स्थिति बनाई है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा और अस्पतालों में हीट संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। देखिए, पिछले जो है 2 दिन काफ़ी टेम्परेचर का अधिकतम जो तापमान है वो काफ़ी हायर साइड में रहे और हीट वेव रियलाइज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे देहरादून हो गया और हमारे जो है हरिद्वार जिला हो गया, ख़ास तौर से टेम्परेचर 42 डिग्री तक भी गया है। तो 40 से 42 डिग्री परसों रहा था, कल भी ऐसे ही 40 से 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहे हैं। तो पहाड़ी जिलों में भी 29-30 के पास टेम्परेचर रहे थे, कल लगभग 30, कल भी 30 के आसपास टेम्परेचर रहे हैं। तो ये तापमान हमने जैसे वार्निंग दी थी 2 दिन के लिए हीट वेव का, उसके बाद जैसे पहले बताया था अभी भी वैसे ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज जो संभावना बन रही है, जो उत्तर के हमारे नॉर्थ के जिले में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हरिद्वार में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने लू की चेतावनी जारी कर दी है। भीषण गर्मी और तेज धूप को देखते हुए लोगों को खास तौर पर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि हीट वेव की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी अलर्ट मोड पर रखा गया। और वहीं जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम भी उठाए जाएंगे।
देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। 40 प्लस टेम्परेचर जगह जगह रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और सुबह से ही और शाम तक हमने देखा है कि टेम्परेचर्स काफ़ी हाई हैं। इसको देखकर जो अलर्ट जारी किया गया उसमें सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, पशुपालन हो, स्वास्थ्य हो, सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज इसकी हमने विशेष बैठक भी बुलाई है, जिसके लिए अभी हम फिश डिपार्टमेंट से उनकी प्रगति जानेंगे। स्वास्थ्य विभाग को बताया गया कि सभी जगह अपनी इमरजेंसी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। बिजली विभाग के जगह जगह कल शिकायत आई थी, परसों भी आई थी कि बिजली की कटौती हुई है, उसको लेकर भी आज समीक्षा की जाएगी। अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको तत्काल ठीक किया जाए। पीने के पानी की सारी जो लीकेजेस है उसको ठीक किया जा रहा है। जगह जगह प्याऊ जो नगर पालिका के हैं या अन्य विभागों के, उनको भी ठीक कर दिया गया है। और वहीं राजधानी देहरादून में पहाड़ के भोले भाले लोगों और फौजियों को जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर जालसाज को दून पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी आरोपी समेत 2 अभियुक्तों को धर दबोचा है। आरोप है कि अभियुक्तों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी और की जमीन को अपनी बताकर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जमीन के फर्जी मालिक बनकर पीड़ित से बयाने के तौर पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। गिरफ्तार इनामी आरोपी पर जिले के विभिन्न थानों में गैंगस्टर समेत 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। काफी समय से चर्चित है। इसमें कुछ जो भूमाफिया इस प्रकार के लोग सम्मिलित हैं, वो इनकी संपत्ति को या इनको जो जमीन है उनको फर्जी तरीके से बेच के उनसे इनका जो जमा पूंजी है उसको लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पे आज देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जो 3 जो अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जो इसमें इसका जो मास्टरमाइंड है। इसमें जो सबसे पहले जो ये है नेहरू कॉलोनी थाने में विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पे कंप्लेंट माह अक्टूबर में कराई गई थी, जिसमें 3 व्यक्तियों द्वारा उन्हें गलत तरीके से जमीन दिखा के करीब 30 लाख से ऊपर की धोखाधड़ी की गई थी। देहरादून के शेरपुर में क्षेत्र में जमीन धोखाधड़ी और अवैध कब्जे का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित इंदर सिंह नेगी जो ONGC में से रिटायर्ड हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जमीनों पर सुनियोजित तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित के अनुसार पहले उनकी जमीन एक जनजातीय महिला के नाम रजिस्ट्री करवाई गई। जब भुगतान की बात आई तो दिया गया चेक बाउंस हो गया। इसके बाद जब उन्होंने संबंधित व्यक्ति से बात की तो उसने रजिस्ट्री में किसी चेक के उल्लेख से ही इनकार कर दिया। मामला संदिग्ध लगने पर जब दस्तावेजों की जांच कराई गई तो रजिस्ट्री का एक पन्ना बदला हुआ मिला। फॉरेंसिक जांच में हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। वहीं हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जब मामले की पड़ताल की तो सुनिए क्या कुछ पता चला है। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून में और देहरादून की विकासनगर तहसील के शेरपुर क्षेत्र में, जहाँ पर लैंड फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक ताज़ा मामला हमारे सामने आया है जिसमें ज़मीन की धोखाधड़ी हो रही है। तमाम अधिकारियों के निर्देश के बावजूद भी उच्च स्तर से लेकर गढ़वाल आयुक्त से लेकर से DM से SDM और तहसीलदार से लेकर के पटवारी तक और कानूनगो तक कार्रवाई करने को तैयार है, लेकिन जो ऐसे कई भूमाफिया हैं वो जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे एक पीड़ित व्यक्ति के साथ हम मौजूद है। आइए सीधे ले चलते हैं उनसे, कितने समय से वो ऐसे जो भूमाफिया हैं उनसे लड़ रहे हैं और क्या क्या वो कार्रवाई कर चुके हैं, कार्रवाई कर के थक चुके हैं। सीधे ले चलते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम इंद्र सिंह नेगी है और मैं मूल रूप से जौनसार क्षेत्र से हूँ और यहाँ शेरपुर में मेरी कुछ ज़मीनें हैं। क्योंकि भारतीय सेवा में था तो बाहरी रहे, तो यहाँ जब मैं रिटायरमेंट होके आया तो पता चला मेरी ज़मीनों पे बहुत सारे लोगों ने कुछ कब्जे कर लिए और कुछ भूमाफिया ऐसे हैं जो रिपीटेडली ये काम कर रहे हैं और मुझे कई बार प्रताड़ित और परेशान ये लोग करने में पीछे नहीं रहते। आपको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आज भी मौके पे तहसीलदार और पटवारी आए थे, तब भी कोई सोल्यूशन इन्होंने नहीं होने दिया। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। यहाँ शेरपुर में खसरा नंबर 1748 और 1744 और 1747, 1748
ये खसरा नंबर है जो मेरी भूमि है, और ये भूमि मैंने कभी किसी को बेची नहीं, क्योंकि ये भूमि जनजातीय भूमि है तो ये किसी को बेची नहीं थी। लेकिन हमारे उत्तराखंड के ही कुछ बच्चे जो है उस भूमि पे जबरन कब्जा करके तरह तरह से प्रताड़ित करके इस भूमि को हथियाना चाहते हैं। यहाँ तक कि इस भूमि की रजिस्ट्रियाँ, फर्जी रजिस्ट्रियाँ दूसरे आदमी से करवा के उसकी प्लॉटिंग कर दी, और उन प्लॉटिंग पे बिजनौर से और उस क्षेत्र से ला के लोगों को बसा रहे हैं। रजिस्ट्री कर दी किसी और नंबर की और उनको कब्जा दे दिया किसी दूसरे नंबर पर। तो जैसे 1747 मेरी ज़मीन है वो फर्जी तरीके से बेची गई, प्लॉटिंग कर दी गई, और 1724 पर उनको बिठा दिया बिजनौर के कुछ लोग। तो अब वहाँ जाता हूँ तो ये धमकी देते हैं, इनको रोकने की कोशिश करता हूँ तो ये कुछ है असवाल हैं और सागर पवार है और बरतवाल है, ये लोग जो है यहाँ और भी कई जगह प्लॉटिंग कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 400-500 बीघे में प्लॉटिंग की है, और इनकी प्लॉटिंग को पहले एमडीडी ने भी ध्वस्त किया है, लेकिन फिर से दोबारा इन्होंने प्लॉटिंग की बुनियादें वगैरह डलवा के लोगों को वहाँ काबिज कराने की पूरी प्रक्रिया चालू कर रखी है। इसकी मैंने शिकायत की थी, कमिश्नर साहब से भी शिकायत की थी, और डीएम साहब से भी शिकायत की थी, एसपी साहब से भी शिकायत की थी, एसडीएम साहब से भी शिकायत की थी। सब ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस पर कार्रवाई की बात कही, और आज आखिरकार कानूनगो और पटवारी क्षेत्रीय पटवारी मौके पर आए थे ज़मीन नापने के लिए। पर वहाँ तो कुछ ऐसा माहौल था कि जैसे ये पहले से ही उन्होंने दिमाग बना रखा है कि कुछ भी होने नहीं देना, और टोटल हमलावर के होने के मूड में ये है। तो तरह तरह से एकदम से 30-35 लोग जो है कुछ ना कुछ उठपटांग बोलना, ताकि मैं उनके प्रेशर में आ जाऊं और मैं वहां से छोड़ के चला जाऊं। यहाँ तक कि जब पटवारी साहब ने फीता खींचा तो फीता भी उन्होंने पटक दिया। बड़ा अजीब सा व्यवहार है। उत्तराखंड तो ऐसा राज्य नहीं था, और मुझे दुख तब होता है जब उत्तराखंड के बच्चे जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं वो इस तरह से भूमाफिया बन के फर्जी काम करने में बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा सर, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि एक पेज बाकायदा चेंज कर दिया गया, उसके बाद जब आपने शिकायत की तो इनकी जेल जाने तक की नौबत आई थी। इन्होंने लिखित में थाने में माफ़ी मांगी थी, वो कितने दिन पहले का वाकया है, थोड़ा बताएंगे? वो लगभग 2.5 साल पहले का वाकया है। यही लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, अंकल हम आप उत्तराखंड के बच्चे हैं, हम कुछ प्लॉटिंग का काम करते हैं, हमने आपके आसपास की सारी ज़मीन ले ली है, और लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए के रेट से हमने आसपास की ज़मीन ली है, और जो मेरी ज़मीन थी 5 बीघा वो उससे साथ लगती हुई थी, वो उन्होंने मेरे से ख़रीद ली। अब खरीदवाई तो इन्होंने जो है वो जैसे दूसरे के नाम पे खरीदवाई, क्योंकि तो सामान्य है सारे, तो इन्होंने किसी दूसरे के नाम पे, ये जो जनजाति की महिला थी एक, उसके नाम पे खरीदवाई, और उस ज़मीन का तभी कब्जा और सारा दे दिया। आज तो उस समय इन्होंने क्या किया था, एक रजिस्ट्री में एक चेक लगाया था, पोस्ट डेटेड चेक। तो वो जब रजिस्ट्री करवा ली और कहने लगे हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब चेक मैंने लगाया 3 महीने बाद तो बाउंस हो गया। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए ये चेक की क्या स्थिति है। कह रहे ये तो चेक था ही नहीं, मतलब तो रजिस्ट्री में टाइप हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ से जो रजिस्ट्री है वहाँ से निकलवाई तहसील से, तो पता चला उसमें वो पेज ही बदल दिया, और उस पेज पे मेरे फर्जी साइन करके वो रजिस्ट्री दाखिल खारिज पे लगाई, जिसमें इनके जो सिग्नेचर थे वो फर्जी निकले। तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी थी तब, और एसओ सब्बावाला चौकी ने इनको चौकी में बुला के डांटा था, और इन्होंने लिखित रूप में माफ़ी मांगी थी कि हम उत्तराखंड के बच्चे हैं, गलती हो गई, ये हो गया। अभी ये दोबारा भी इसी तरह से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला। और यहीं आप देखेंगे, आप नीचे हाईवे के साथ लगभग 300-400 बीघे पे इन्होंने प्लॉटिंग की है। कितने ही गरीब ऐसे किसान हैं जिनकी ज़मीन ऐसी दबा दी इन्होंने। एक सवाल और सर, आप बता रहे थे कि इससे पहले भी इन्होंने ऐसे ही आपके साथ किया है, यही लोग हैं जो अब भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो कौन सा ज़मीन का मामला था कोई? वो भी वहीं की ज़मीन थी, एक 1749 नंबर, जिस पे तभी इनको कब्जा दे दिया गया था। आज 2.5 साल बाद क्यों मेरी दूसरी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, तो उस पर भी तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ तक कि एक लोगों को लाते हैं और वो बिठा देते हैं, और फिर ड्रामा करते हैं कि जी देखो आज 2.5 साल बाद हमारे पास इसका कब्जा नहीं है, इसलिए हम आपकी दूसरी ज़मीन भी कब्जा करेंगे।
अब कैसे प्रताड़ित करते हैं लोगों को, ये तो आप देख ही रहे हैं, आप तो उसके साक्षी हैं। आपको धमकी दी जा रही है जान से मारने? मुझे जान से मारने की कई बार धमकी दी है, और ये सागर सिंह पवार जो है ये तो यहाँ तक बोला कि मैं तेरे को मार दूंगा किसी रोज जान से, और ये भी बोला कि तू कहीं पेड़ पे चढ़ के आत्महत्या कर ले, नहीं तो हमारे हाथों मारा जाएगा। अच्छा, दूसरा ये जो असवाल है, ये असवाल भी कई बार धमकी दे चुका है कि मैं तुम्हारी दूसरी ज़मीनों पर कब्जा करूँगा। यहाँ तक कि मैंने इनके डर भय से ये भी बोल दिया कि भाई ठीक है, तुम एक काम करो, अगर तुम जो ज़मीन मेरे से तुमने पहले ली है, अगर तुम्हें वो इतनी दुखदाई है तो अपने पैसे पकड़ो, ज़मीन वापस करो। लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं है, क्योंकि अक्सर असली मकसद है मुझे डरा के धमका के दूसरी ज़मीनों पर कब्जा करना और बिना पैसे के उन ज़मीनों को हथिया लेना। तो ये तो टोटली भूमाफियाओं वाला सिस्टम है, और इन्होंने पूरी गिरोह और गैंग बना रखी है, जिसमें ये 15-20 लोग हैं और साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। तो इनसे तो मुझे क्या, सभी को खतरा पैदा हो गया, और निरंकुश बिना किसी डर भय के आज जब पटवारी और कानगो जब नाप रहे थे तो कानगो साहब के हाथ में फीता था, और जब उनको लगा कि नहीं, ये जो हमने बुनियाद डलवाई है एक बिजनौरी की, ये गलत डलवाई है, और वो फीते के अंदर वो मामला आ गया, तो उन्होंने फीता फेंक के मारा। कानून साहब की परवाह नहीं की, पटवारी की भी परवाह नहीं की, हम सब इतने लोग थे वहाँ पे, हमारी भी कोई परवाह नहीं की, और ऐसा माहौल बना दिया कि ताकि आज नापानी ना हो पाए। तो आपने देखा कि किस तरीके से रिटायर्ड अफसर इंदर सिंह नेगी जी हमारे साथ अपनी जो उनके साथ जो बीत चुकी है कहानी वो बता रहे थे, और अब भी जो है जो ये भूमाफिया हैं गलत तरीके से जनजाति के व्यक्ति की ज़मीन किसी सामान्य जाति के व्यक्ति के जो है बेचना जो है वैसे भी गैरकानूनी है, और उनकी जो वहाँ मौजूद जो ज़मीन है, कागजों में ज़मीन है, उसको भी जो है ये कब्जा करना चाहते हैं। और खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज की खबर।